व्यक्तिवाद का मतलब केवल मैं, मानववाद का मतलब मैं और अन्य मनुष्य, मानवतावाद का मतलब मैं भी, अन्य मनुष्य भी और अन्य प्राणी भी। तो पहले मैं आपको दो शब्दों में अंतर बताता हूं, एक है मानववाद और एक है मानवतावाद। आमतौर पर इन दोनों को समानार्थक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यूपीएससी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आपको अंतर पता रहे, फिर यह भी पता रहे कि आमतौर पर इनको एक साथ इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। पर कभी अंतर पूछ लें तो आप बता सके। मानववाद के लिए अंग्रेजी शब्द है ह्यूमनिज्म और मानवतावाद के लिए ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ह्यूमनिज्म और ह्यूमैनिटेरियनिज्म सुनने में एक जैसे लगते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि एक ही बात है, लेकिन इन माइन्यूट अंतर है थोड़ा सा। मानववाद का संबंध जिस विचारधारा से है, उस विचारधारा के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में एक है कार्ल मार्क्स। भारत की बात करें तो इस विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय का पूरा नाम क्या था? मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक। एम.एन. रॉय की विचारधारा का नाम ही है रेडिकल ह्यूमनिज्म या उत्कट व्यक्तिवाद, उत्कट मानववाद, सॉरी। व्यक्तिवाद अलग होता है, वो इंडिविजुअलिज्म होता है, ये मानववाद है। रेडिकल ह्यूमनिज्म यानी कि उत्कट मानववाद, ये एम.एन. रॉय की विचारधारा का नाम ही है, उनकी पुस्तक भी इसी नाम से है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म के समर्थकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आधुनिक काल में देखना हो तो महात्मा गांधी का आता है। गा के ऊपर चंद्रमा लगा दूं या बिंदी लगा दूं, या दोनों लगा दूं? बिंदी। गांधी जी। और चाहें तो विवेकानंद का नाम भी लिख लीजिए, और पीछे जाएं तो महात्मा बुद्ध का नाम लिख लीजिए, महावीर का नाम लिख लीजिए, ठीक है। ये सब लोग मानवतावादी हैं। अब यदि कोई आपसे पूछे कि क्या अंतर क्या है इन दोनों में, देखिए, मानववाद में सबसे पहली बात है कि मानव होता है केंद्र में, कि पूरे सृष्टि के केंद्र में मानव को रख के हम देखेंगे, और इसलिए मानव को निरपेक्ष रूप से महत्व मिलेगा, शेष प्राणियों को महत्व नहीं मिलेगा। शेष प्राणी साधन के रूप में ही स्वीकार होंगे, उससे ज्यादा उनका महत्व नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे बहुत रोचक सी स्थिति है। अगर आप यूरोप अमेरिका की कल्चर्स को देखेंगे तो उसमें वो अपने घर में छोटे छोटे पशुओं को पालते भी हैं। कोई छोटा सा कुत्ता है, पाल लिया उसको, बिल्ली को पाल लिया, उसके लिए वो जान भी दे सकते हैं। वो अपने छोटे छोटे कुत्तों के साथ इमोशनल होने के मामले में कई रिकॉर्ड सेट कर देंगे, आपको बड़ा आश्चर्य होता होगा वीडियो देख के उनका। और उसी कल्चर में नॉन वेजिटेरियनिज्म को लगभग निरपवाद रूप में अपनाया भी जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ पशुओं को लेकर, जैसे कुत्तों को लेकर जो पालतू टाइप के हैं, उनके प्रति अगर जरा से भी हिंसा हो जाए तो वहां आंदोलन शुरू हो जाता है। और मुर्गों को, बकरों को, गायों को, भैंसों को जिस क्रूरता के साथ उनकी मशीनें, अब तो बड़ा मशीन वाला सिस्टम है, अगर आपने ऐसे वीडियोस देखे हों कि छोटे से चूजे जो अंडे से निकले हैं, अभी लाखों की संख्या में वो उस फार्म में है, और चलती हुई मशीनों पर सबको उठा के फेंका जा रहा है, ऐसे ऐसे करके मुट्ठी भरी में उठा के फेंका। वो इतने छोटे हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि दुनिया कहाँ है हम। जैसी मशीन पे गए, वो असेंबली लाइन है, चलते जा रहे हैं। अब उसके बाद उनको मारना भी है, अगले स्टेप पे मारना है। तो एक जगह वो ऐसे जाएंगे, सामने से दूसरा रैंप आ रहा है, और वो दोनों के बीच में इतनी जगह है कि वो पिस जाएंगे उसके बीच में। वो पिसते जा रहे हैं, उनका मसाला बनता जा रहा है, और उस सैकड़ों की संख्या में लगातार आ रहे हैं। फिर उनमें से कुछ जो चुने गए हैं वो आते जा रहे हैं। एक कोई पुरुष या महिला, उसके हाथ में कोई करंट लगाने वाली मशीन है, उसकी चोंच खोलती है, चोंच पे करंट लगाती है, वो चुप, वहीं उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और फेंकती जाती है उसको।
तो इतनी संवेदनाहीन व्यवस्था। आपको पता होगा स्लॉटर हाउसेस जो आजकल हैं, पुराने स्लॉटर हाउसेस क्या थे? बूचड़ खाने, मतलब कि एक कसाई होता था, जल्लाद कोई होगा जो बड़ी सी कटार लेके खड़ा होगा, एक भैंस आया है, 10-15 लोग लगे हुए उससे आसपास, वो बांधा गया है खूंटे में, फिर एक आदमी ऊपर चढ़ा, उसने उछल के मारा, उसके गर्दन पर झटका मारा, वो लगभग मरना सन्न है, नहीं मरा है, फिर दूसरी बार मारा, तीसरी बार मारा, ये सब ड्रामा होता था। आजकल ये सब इतना सिस्टमेटिक हो गया है, सिस्टमेटाइज हो गया है, उसके भी वीडियोस उपलब्ध हैं बहुत सारे यूट्यूब पे, कि वो एक रास्ता है, उस पर आपने गाय या भैंस को बांध दिया, वो नीचे फिसल रहा रास्ता, आप रुक ही नहीं सकते बीच में, ये आपके हाथ में ही नहीं है, वो ऐसे रैंप है और चल रहा है नीचे की तरफ, आसपास दीवारें जैसी बनी हुई हैं, उधर भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते, उस पर खड़ा कर दिए, रास्ता चलने लगा तो चल रहे हैं। चलते चलते एक चैम्बर बीच में आ रहा है, उस चैम्बर में जाना ही है, जैसे उस चैम्बर में जाएंगे एक मशीन ऊपर लगी हुई है, वो मशीन आएगी माथे पे, अचानक कुछ तेज करंट जैसा लगेगा और उस 1 सेकंड में उसकी मौत हो जाएगी। फिर नीचे प्लेटफॉर्म हट जाएगा, वो नीचे गिर जाएगी, उसके बाद 2-3 लेवल्स पे उसकी बॉडी कटती जाएगी और फिर वो मांस के रूप में तैयार हो गई। जो सभ्यता कुछ पालतू पशुओं के लिए इतने आंदोलन करने पर आमादा हो जाती है, वही सभ्यता इस व्यवस्थित जो शोषण है, दमन है, उसके बारे में लगातार मौन रहती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इतिहास के हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे भी हैं ही। इसलिए शेष प्राणियों को साधन मानना मानववाद की एक सामान्य स्थिति है। आप किसी मार्क्सवादी व्यक्ति से, शुद्ध मार्क्सवादी व्यक्ति से पशु अधिकारों की बात कभी नहीं सुनेंगे। अगर वो प्योर मार्क्सिस्ट है तो मार्क्सिज्म में पशु अधिकार का जिक्र नहीं आता है, क्योंकि पशु पक्षी साधन है। चाहे फिर एमएन रॉय हो, चाहे लेनिन हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे कोई भी हो, इन सबकी अप्रोच लगभग घुमा फिरा के एक जैसी है। तीसरी बात, क्योंकि मानव केंद्र में है तो मानव का जगत भी केंद्र में है, इसलिए इहलोकवाद का समर्थन ये लोग करते हैं। इहलोकवाद सही है और परलोकवाद गलत है। इस जगत के पर कोई जगत नहीं है, यही अंतिम जगत है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना मोक्ष है, ना पुनर्जन्म है। ऐसी बात कोई बोलेगा तो आप कहेंगे कि ये इहलोकवादी है। ये लोग धर्म का समर्थन करेंगे या धर्म को प्रायः खारिज करते हैं? धर्म को प्रायः खारिज करते हैं, क्योंकि धर्म अपने आप में शोषण का मसला है। उच्च वर्गों द्वारा निम्न वर्गों के शोषण को जस्टिफाई करने का माध्यम धर्म है, ऐसा मानववाद के अधिकांश समर्थक मानते हैं, मार्क्स को मानते ही मानते हैं। बस ये सब बातें जहां भी हैं, और इसके अलावा जो मानवों के वंचित वर्ग हैं, अगर मार्क्सिस्ट वाला मामला है तो वंचित वर्ग अगर है मनुष्यों का, तो वो आमतौर पर रचना के केंद्र में रहेगा। ये जो अंतिम विशेषता है, ये मानववाद की नहीं है, मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म की है। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं आपको। मानववाद का मतलब सिर्फ इतना है कि मनुष्य केंद्र में है। मानववाद के बहुत सारे रूप हैं, मार्क्सवाद मानववाद का एक रूप है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर मानववादी मार्क्सवादी भी हो, हाँ, पर हर मार्क्सवादी मानववादी हो, यह जरूरी है। जैसे सिगमंड फ्रॉइड है, फ्रॉइड भी मानववादी है, पर फ्रॉइड मार्क्सवादी नहीं है। तो जब फ्रॉइड बात करेगा तो शायद वंचित वर्ग को केंद्र में नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी अप्रोच में ये सब चीजें नहीं आती हैं। लेकिन जब मार्क्स जैसे लोग बात करेंगे तो अपने मानववाद के बीच में क्या ले आएंगे? वंचित वर्ग को केंद्र में लेके आएंगे, क्योंकि मानववाद में वेरिएशंस है ना बहुत सारे। इसी तरह से जो व्यक्तिवाद होता है, इंडिविजुअलिज्म, वो भी मानववाद से सपोर्टेड है। जैसे आप जेएस मिल की बात करें, जेएस मिल व्यक्तिवादी आदमी है, मानववादी भी है, पर क्योंकि जेएस मिल व्यक्तिवादी हैं तो ज्यादा संभावना है कि उनको वंचित वर्ग को लेकर उतनी चिंता नहीं होगी जितनी चिंता मार्क्सवादियों को है। मैंने अब तक जो बताया, मैं उसका फिर से सार प्रस्तुत कर रहा हूं, आप बताएं समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मानवतावाद को भी दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ मानववाद की बात करते हैं, ठीक है। मानववाद वो विचारधारा है जो मानव और मानव के जगत को केंद्र में रखती है, इसलिए मानव के अलावा बाकी प्राणियों को महत्व नहीं देती है, और मानव के लोक के अलावा किसी अन्य लोक को स्वीकार नहीं करती है। तो मानव और इहलोक केंद्र में है, अन्य प्राणी गौण है, परलोक
निरर्थक है, एग्जिस्ट नहीं करता है। धर्म जैसी संरचनाएं क्योंकि उनका संबंध परलोक के साथ है, धर्म को एक खारिज कर देते हैं। और अंतिम बात क्या है कि अगर मार्क्सवादी व्यक्ति है, क्योंकि मानववादी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन कोई मार्क्सिस्ट ह्यूमनिस्ट अगर है, मार्क्सवादी मानववादी है, तो स्वाभाविक तौर पर वो वंचित वर्गों की समस्याओं को केंद्र में रखेगा, क्योंकि मार्क्सवाद ये भी मानता है कि दुनिया में शोषण है, दमन है, उसका प्रतिकार होना चाहिए, विद्रोह होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। ये मार्क्सवादियों की अपनी एक्स्ट्रा इसमें धारणा शामिल है। यहां तक बात स्पष्ट है आप लोगों को? अगर ये सारी बातें किसी उपन्यास में है तो उसको हम कहेंगे मानववादी उपन्यास है। और मानव कितना केंद्र में है, अभी आपको मैं इसकी भूमिका पढ़ के कुछ लाइनें सुनाता हूं, फिर आप देखिए। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि मानवतावाद और मानववाद एक ही। मानवतावाद के लोग क्या करते हैं, वो मनुष्य तथा अन्य प्राणी दोनों को सम्मान की निगाह से देखते हैं, यानी प्रकृति को ही सम्मान की निगाह से देखते हैं। इसलिए आप महात्मा गांधी पर ध्यान देंगे तो महात्मा गांधी को एक भी कीड़े मकोड़े की हत्या भी स्वीकार नहीं है, कि सभी का अपना अस्तित्व है, अपना महत्व है, हम क्यों किसी को मारेंगे भाई। वो अहिंसा का प्रतिपादन इसीलिए करते हैं कि मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों को अनावश्यक रूप से मरना ना पड़े। तो महात्मा गांधी शाकाहार के समर्थक सामान्य रूप से हैं, क्योंकि उनको पता है कि मांसाहार करने में कई प्राणियों की हत्या हो जाती है। दूसरी बात ये बताइए कि महात्मा गांधी इहलोकवादी हैं या परलोक को ही मानते हैं? परलोक को ही मानते हैं। तो उन्हें परलोक में भी आस्था है, इहलोक में भी आस्था है, दोनों को मानते हैं। तो मानवतावादी वो है जो मानव तथा एक एक प्राणी की चिंता करता है। कोई चींटी भी अगर दुखी है तो उसके बारे में भी वो उतना ही सोच लेगा जितना वो मनुष्य के बारे में सोचेगा। आप में से अधिकांश लोग मानवतावादी परंपरा में आते होंगे। जैसे ये बताइए कि अगर आपके सामने आपकी किताब पर कोई चींटी बैठी है और चींटी बड़ी उलट गई है, गलती से पीठ के बल है और तड़प रही है सीधी होने के लिए, कभी ऐसा देखा होगा दृश्य आपने? चींटी है या मक्खी है या कुछ और मच्छर है मान लीजिए, ऐसा है, तो 3-4 ऑप्शंस में से आप क्या चूज करते हैं उस समय? एक, कोई पेन उठाया और ऐसे कट उसको मार दिया और फिर देखा कि खून कितना था इसके अंदर, मसाला कितना बना। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपने फोन निकाला, वीडियो बनाने लगे, देखो कितना मजा आ रहा है, जूम करके और जोर लगा सिमरन, और जोर लगा, और आप ऐसा खेल रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और दोस्तों को भेजेंगे, देखो आज मैंने क्या शूट किया है। तीसरा ये है कि आप उसे फूंक मारें हल्का हल्का कि या तो सीधी हो जाए या उड़ के चली जाए, मेरे सामने ना बैठे, कम से कम तनाव दे रही है मेरे सामने बैठे। और चौथा है कि आप उसको अपने हाथ से सीधा कर दें, इस खतरे के बावजूद कि शायद वो आपको ही काटेगी बाद में, इस खतरे के बावजूद आप उसको अपने हाथ से या कागज से सीधा कर दें। तो आप में से अच्छा एक ऑप्शन और भी है, आप उसको उठाएं और खा लें, एक ये ऑप्शन भी है। हाँ, किसी को पसंद हो सकता है चींटी का टेस्ट, क्या दिक्कत है। एक फिल्म आई थी न्यूटन, आपने देखी है? देखी होगी आप लोगों ने, है ना? न्यूटन कौन था? हाँ, राजकुमार राव था ना। तो न्यूटन फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, उसमें छत्तीसगढ़ के जंगलों की कहानी है, बहुत अच्छी फिल्म है, उसको देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। तो उससे आपको नक्सलवाद को ठीक से समझने का मौका मिलेगा उस फिल्म को देखकर। तो उसमें एक प्रसंग है कि चींटियों की चटनी वो नायिका जो है खाती भी है, बनाती भी है। तो चींटियों की चटनी उस नायिका की कल्चर का सामान्य हिस्सा है। और चींटियां भी कौन सी? लाल वाली, जिनको देख के लगता है कि वो जंगली चींटियां हैं, उनकी चटनी। और कह रही बहुत टेस्टी बनती है, आपने कभी खाई नहीं है? घबराइए मत, मतलब अभी हम खिला नहीं रहे यहाँ पर आपको, लेकिन ऐसी बात आती है। तो खैर उन सबको छोड़िए ना, आप इनमें से कौन सा विकल्प चुनेंगे? खा लेंगे, फूंक मार देंगे, उसको सीधा कर देंगे, वीडियो बनाएंगे, या फुल स्टॉप लगाएंगे उसके ऊपर? मार देंगे, फूंक मार देंगे या मार देंगे? तो आप में से कितने लोग उसको मार देंगे जान से कि बहुत परेशान कर रही है? हाँ, नहीं, और भी बहुत लोग हैं, करीब 7-8 लोग हैं। कितने लोग खाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि चींटी में स्वाद नहीं है ना।
कितने लोग फूंक मार के उड़ा देंगे उसको। हाँ, इसमें ये रहता है कि टच करने का मन नहीं कर रहा, उड़ाओ उसको यार, खत्म करो, सामने ना रहे। सामने रहने से तनाव होता है कि हम कुछ कर भी नहीं रहे, बेचारी तड़प रही है चिंटी। कितने लोग अपने हाथ से सीधा कर देंगे उसको, ऐसे भी कुछ लोग हैं। और कितने लोग वीडियो शूट करेंगे और दोस्तों को भेजेंगे, देखो आज मैंने प्रकृति को शूट किया है। आप भी करेंगे ये क्या था? अच्छा, वैसे ही कर दिया था। हाँ, तो जो लोग उसको सीधा कर देंगे या फूंक इस भाव से मारेंगे कि बच जाए, ये नहीं कि उड़ के शमशान घाटी पहुंच जाए, ये नहीं, हल्का सा हवा से ठीक हो जाए, वो मानवतावादी परंपरा के हैं। और जिनको कोई संवेदना जगेगी नहीं, भाड़ में जाए, वो मानववादी परंपरा के। ठीक है, तो जब आप ऑल आउट यूज करते हैं अपने कमरे में, ध्यान रखना है कि ऑल आउट से मच्छरों का वही हाल हो रहा है जो भोपाल गैस त्रासदी में मनुष्यों का हुआ था। जहरीली गैसेस, जहरीला धुआं जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाए, जो दीपावली पे दिल्ली का हाल होता है ना, वो आपके कमरे में मच्छरों के लिए होता है। मतलब ये भी तरीका है। तो जो पक्के जैन टाइप के लोग हैं वो इसलिए ऑल आउट का इस्तेमाल नहीं करते, मच्छरदानी लगाते हैं कि हम क्यों जहर दे के सबको मारें, क्यों हत्या करें। तो मानवतावाद का मतलब क्या हुआ? केवल अपने बारे में सोचना है या सब प्राणियों के बारे में सोचना है? सब प्राणियों के बारे में। व्यक्तिवाद का मतलब केवल मैं। रुको रुको रुको, व्यक्तिवाद का मतलब केवल मैं, मानववाद का मतलब मैं और अन्य मनुष्य, मानवतावाद का मतलब मैं भी, अन्य मनुष्य भी और अन्य प्राणी भी। ये अंतर हुआ। तो आप जो रेंज ऑफ कंसर्न है उसके हिसाब से ऐसा कुछ कुछ कह सकते हैं। ये है इंडिविजुअलिज्म, ये है ह्यूमनिज्म, ये है ह्यूमैनिटेरियनिज्म। स्पष्ट हुआ? तो भक्ति आंदोलन के बारे में सवाल आएगा, वहां हम बोलेंगे मानवतावादी काव्य है, और यहां कहेंगे मानववादी है। तो अब दिक्कत क्या है? तो मैंने आपको सारा समझा दिया। आप ये बताएं कि यशपाल की विचारधारा को देखते हुए वो मानववादी होंगे या मानवतावादी होंगे? मानववादी होंगे। हालांकि गाय का जिक्र है इसमें, और गाय का जिक्र देख के लगता है कि अच्छा, वैसे भी व्यक्ति ऐसा थोड़ा ना कि दशमलव में नहीं होते हैं। कोई मानववादी है तो ऐसा तो होगा ना कि बहुत सारे मार्क्सवादियों में से दो चार ऐसे भी होंगे जिनको पशु पक्षी में दया आती होगी। इसमें क्या असंभव बात है? और कई मानवतावादी ऐसे होंगे जो, जैसे हिंदू, जो कट्टर हिंदू होगा उसे गाय पर दया बहुत आती है पर सूअर पर बिल्कुल नहीं आती। तो ये भी तो एक बड़ा अजीब सा भाव है ना कि गाय है तो गाय के लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूं, और बाकी प्राणियों को मैं बिना किसी संवेदना के कत्लेआम मचा सकता हूं। ये भी तो होता है। तो मानववाद, मानवतावाद ये ऐसा नहीं है कि एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं कि कभी मिक्सिंग हो ही नहीं सकती है, लेकिन आमतौर पर दोनों में अंतर रहता है। तो यशपाल की विचारधारा मानववादी है। लेकिन एक बात गौर कीजिए कि मान लीजिए